औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम वादहुल ला शरीक है और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जेंटलमैन, वी स्टार्ट विद द लेक्चर 18 और एज यू ऑल नो कि हर लेक्चर के शुरू होने से पहले हम कोई ऐसी प्रोवर्ब, कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ लेक्चर के शुरू में भी और एंड में भी, सो दैट वी गेट टू नो। ये मेरी एक रीअश्योरेंस अपने लिए, सेल्फ के लिए भी होती है और एक रीअश्योरेंस मेरे वेल विशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोलीग के लिए, उन लोगों के लिए होती है। सो वी कैन बी अ बेटर सिटीजन, बेटर मुस्लिम एंड अ बेटर पाकिस्तानी एज ए होल। इट इज सेड दैट व्हेन यू गेट वरीड, व्हेन यू हैव प्रेड, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नो एवरीथिंग अल्लाह's हैंड्स नो। जब आप अल्लाह पाक से दुआ कर लेते हैं, जब आप अल्लाह पाक से बरकत मांग लेते हैं, अल्लाह की मदद मांग लेते हैं और आप अल्लाह से दुआ करके अपने मामलात, अपने पूरे के पूरे मामलात उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें ख़ास रहम व करम फरमा देते हैं। इकबाल ने एक जगह कहा था, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना। तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर इल्लामा इकबाल, थिंकर ऑफ द नेशन, वो कहते हैं कि पहले आप अपनी पूरी मेहनत से अपना सारा काम सारा अंजाम दें, फिर उसके बाद जो उसकी अंजाम, वो अपनी मेहनत पूरी करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे और चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाल्लाह 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 दे विल डेफिनेटली एंड अप इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा मैसेज जो रोनाल्ड रेगन ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी थी जो मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इट इज सेड दैट वी कैन नॉट help everyone but everyone can help someone। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। it's a community welfare, it's a community favor, it's a community comfort for creating comfort for each other। उन्होंने कहा जी we cannot help everyone, हम हर एक की हर वक्त मदद नहीं कर सकते, but everyone can help someone, लेकिन हर कोई किसी ना किसी वक्त किसी एक की हेल्प कर सकता है, क्योंकि हेल्प में मदद से एक अच्छी कम्युनिटी जन्म लेती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होता है और चीज़ें अच्छे रंग में रंगी जाती हैं और यू आर मोर कंफर्टेबल फॉर योर टीचर्स, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर योर एल्डर्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन बेहतर होती है। Gentlemen, as we all know, before I move forward towards the lecture 18, I would like to share with you the summary of the lecture 17 so that we are on the same page and we recapitulate all the points which we learned last time. In the lecture 17, describe the operating cycle of a मर्चेंटाइजिंग कंपनी। हमने मर्चेंटाइजिंग कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पे बात की थी, उसमें कि जी कैसे ये मर्चेंटाइजिंग कंपनी चलती है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, इसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, इसके लेजर कैसे मेंटेन होते हैं, इसकी ट्रांजैक्शंस कैसे चलती हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट्स उससे कैसे इमर्ज होती हैं। उसके अलावा वी आल्सो डिफाइंड दी सब्सिडरी लेजर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूजफुलनेस। जो सब्सिडरी लेजर्स थी जो इसमें मर्चेंटाइजिंग अकाउंट में यूज़ होती हैं, उनकी हमने बातचीत की थी कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको मेंटेन कैसे किया जाता है और किस तरह टुवर्ड्स दी एंड अकाउंट इंटरप्राइज का जो टोटल एंड डे अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेंटेन हो रहा है, इसमें इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। वी आल्सो अकाउंट फॉर दी परचेजेज एंड सेल्स ऑफ द मर्चेंटाइज इन अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आपने देखा होगा मर्चेंटाइजिंग में जो यूज़ होता है, उस पर हमने तफसीलन बात की थी और उसको रिलेट किया था थ्रू दी केस स्टडीज विद दी प्रॉपर मर्चेंटाइजिंग इन्वेंटरी सिस्टम में कि उसका क्या रोल है, क्या प्लेसिंग और किस तरह वो चलता है। वी आल्सो एक्सप्लेन दी एनालिसिस ऑफ द इन्वेंटरी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, जो चीज़ें प्रोक्योर होकर वेयर हाउसेज में पड़ी हैं, उसकी इन्वेंट्री वेटेज की जो बात थी, इन्वेंट्री फाइनेंशियल वर्थ की बात थी, उस पर भी बात हुई थी। देन we also explained the different factors involved in the calculating the inventory cost। इन्वेंट्री कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, हमने उस पर भी बात की कि हाउ डू दे प्ले अ पॉजिटिव रोल, हाउ द इन्वेंट्री
जो इन्वेंट्री की वेटेज है, वर्थ है, जो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल हेल्थ है, इन्वेंट्री की स्टोर में जो पड़ी है या वैसे आ रही है, तो किस तरह कैलकुलेट करनी है, उस पर बड़ी तफसीलन बात हुई थी. नो वी आल्सो डिफाइन एंड एक्सप्लेन दी स्पेशल जर्नल एंड एक्सप्लेन देयर यूजफुलनेस. जो स्पेशल जर्नल हैं उनकी हमने बात की थी. स्पेशल जर्नल्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किन हालात में बनाए जाते हैं और इनकी यूजफुलनेस क्या है टुवर्ड्स द करेक्ट अकाउंट्स इन द डेज टू कम. We also accounted for the additional merchandising transactions related to the purchases and sales. Purchases और sales से related जो additional merchandising transactions थी उन पे भी बात की गई कि वो किस तरह होती हैं, उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनको कैसे लेके आगे चलना है और उनके परचेज और सेल्स की करेक्ट लाइंस पे अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो है वो कैसे मेंटेन होगा. We also computed gross profit margins and explained its usefulness. ग्रास प्रॉफिट मार्जिन पे हमने बात की और इसकी यूजफुलनेस पे भी बात की कि कैसे उसको आगे लेके हम चलेंगे और ग्रास प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, उसकी कैसे कनोटेशन क्या है और किस तरह उसकी पॉजिटिव साइड को देखा जा सकता है एज अकाउंट होल्डर. नो जेंटलमैन, विद दिस वी स्टार्ट नाउ विद द लेक्चर 18. इट डील्स विद इन्वेंट्री कॉस्टिंग. कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग है क्या, इन्वेंट्री कॉस्टिंग पे हम डिटेल में बात करेंगे सो दैट वी मूव इन अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स टुवर्ड्स द more specific and focused things of the accounts. First of all, we'll talk about the concepts underlying the inventory accounting. Inventory accounting के क्या-क्या concepts हैं उन पे बात करेंगे. It is the manufacturing companies have three kinds of inventory. One is the raw material inventory. Second is the work in process की inventory होती है और third is the finished good ready for sales. कंसेप्चुअली हमें क्लियर होनी चाहिए. देयर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री. वन इज द रॉ मटेरियल्स लाइक गुड्स यूज्ड इन मेकिंग द प्रोडक्ट्स. देन द वर्क इन प्रोसेस जो पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, हाफ वे थ्रू होती हैं, 30% मेड, 40% मेड होती हैं. और एक और इन्वेंट्री आपके पास लाई कर रही होती है प्रोडक्ट के पास, इंटरप्राइज के पास और बिजनेस यूनिट के पास. दैट इज द फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर द सेल्स. For a merchandising company, inventory consists of all goods owned and held for sale in the regular course of business. जो भी रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जो चीज़ें ओन की जाती हैं और हेल्ड की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, दे कम अंडर द डोमेन ऑफ द इन्वेंट्री और इसकी कवर में वो आ जाती है. इन्वेंट्री के मतलब को बेसिक्स बात करते हैं. इन द बैलेंस शीट ऑफ मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन्वेंट्री इज फ्रीक्वेंटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट एसेट. इन्वेंट्री जो होता है, जो सबसे सिग्निफिकेंट करंट एसेट जो होता है वो इन्वेंट्री होता है, जो उसको फाइनेंशियल के स्टेटमेंट्स में या बिजनेस बैलेंस शीट में शो किया जाता है. इन द इनकम स्टेटमेंट इन्वेंट्री इज वाइटल इन डिटरमिनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. पर्टिकुलर पीरियड के रिजल्ट्स क्या थे ऑपरेशन के, उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या थी, इनकम स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो जाता है. और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लोजली वॉच्ड बाय द मैनेजमेंट. इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लोजली वॉच्ड बाय द मैनेजमेंट, ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. तो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी हो, ओनर हो, मैनेजमेंट हो, स्टेक होल्डर्स हो, उनसे किया जाता है. हम बात कर रहे थे जी एक्रूअल अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज. एक्रूअल अकाउंटिंग और इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन क्या होती है, इस पे बात करते हैं. इन्वेंट्री अकाउंटिंग जो है, इट अप्लाइज एक्रूअल अकाउंटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कास्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड. ये जो इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी होती है, सेल आउट हो चुकी होती है, उसकी कास्ट को ये डील करती है. इन्वेंट्री कास्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनवॉइसेस, दैट इज इनवॉइसेस प्राइस लेस परचेजेस डिस्काउंट्स, फ्रेट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इन ट्रांजिट एप्लीकेबल टैक्सेस एंड टैरिफ. इन्वेंट्री कास्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इनवॉइस प्राइस प्लस लेस परचेजेस डिस्काउंट, जो कि इनवॉइस प्राइस वो वाली है जिसमें परचेजेस डिस्काउंट नहीं होते, परचेजेस डिस्काउंट के अलावा यानी. और डिस्काउंट्स फ्रेट इन, जो फ्रेट इन है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो भी इन रूट ट्रांजेक्शन होती हैं डिफरेंट लैंड से, सी से या बाय रोड जो आप करते हैं. एंड एप्लीकेबल टैक्सेस एंड टैरिफ्स, जो भी उसके एप्लीकेबल टैक्सेस और टैरिफ्स हैं ये उसको डील करती हैं. एक्रूअल अकाउंटिंग इन्वेंट्रीज में इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स. पहली बात है ये डिपेंड करती है प्राइस ऑफ गुड्स पे, विच कैन वेरी ड्यूरिंग द ईयर, जो कि पूरे साल में प्लस माइनस वेरी करती रहती है और उसमें चेंजेस आती रहती हैं. दस इट इज नेसेसरी टू मेक एन अजम्पशन
अबाउट द ऑर्डर इन विच आइटम्स हैव बीन सोल्ड। ये एक ऑर्डर, एक सीरीज, एक प्रायोरिटी सेटिंग जरूर हमें करनी पड़ेगी जिसके तहत वो आइटम सेल आउट हुए हैं, सो दैट कि उसकी जो अमाउंट वेरिएशन है, कास्ट वेरिएशन है, जो उसकी वैल्यू वर्थ वेरिएशन है, वो टेकन इनटू अकाउंट प्रॉपर्ली आ जाए। गुड्स फ्लो, इट रेफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल मेजरमेंट ऑफ गुड्स इन द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी के ऑपरेशन के लिए एक्चुअल उसकी फिजिकल मेजरमेंट ऑफ गुड्स है, वो जो उसके ऑपरेशंस के मतलब जो हम काउंट करते हैं उसको ये रेफर करती है पर्टिकुलर कंपनी के लिए। कास्ट फ्लो, ये दूसरा कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ कास्ट फ्लो जिसको हम कहते हैं। दिस रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ कास्ट विद देयर अज्यूम्ड फ्लो। आपने फ्लो अज्यूम किया होता है कि एक बेयर मिनिमम फ्लो अज्यूम कर लिया जाता है प्रोडक्ट सर्विसेज का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और फ्लो का जो बेयर मिनिमम एसोसिएशन है उसकी कास्ट की, उसकी बेसिक फ्लो के साथ उसको ये लिया जाता है। नो परपेचुअल वर्सेस पीरियडिक इन्वेंटरी अकाउंटिंग। परपेचुअल क्या अकाउंटिंग है और इन्वेंटरी अकाउंटिंग क्या है, पीरियडिक इन्वेंटरी अकाउंटिंग क्या है, परपेचुअल के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, और पीरियडिक के इन्वेंटरी अकाउंटिंग क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। परपेचुअल जो है इट ऑपरेट्स इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एवरी परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस। जरा इस पे जरा कंसेप्ट पे जरा दोबारा हम गौर करते हैं। परपेचुअल क्या है? परपेचुअल इज द इट अपडेट्स इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एवरी परचेज एंड सेल्स। हर परचेज और सेल के बाद, ट्रांजैक्शन के बाद जो है ये प्रॉपर तरीके से इसको टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है। पीरियडिक क्या है? इट डिलेज द अपडेटिंग ऑफ इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंटिल द एंड ऑफ पीरियड। ये पीरियड के एंड पे करती है, हर ट्रांजैक्शन के साथ नहीं करती। जो पीरियडिक है एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि लेट्स से क्वार्टरली, 6 मंथली, 4 मंथली, 8 वीकली, 4 मंथली और बाय मंथली, कोई भी जो टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करती है एज पर देयर मूविंग अकाउंट्स जो हैं उसके लिहाज से जो देखते हैं। तो इट डिलेज अपडेटिंग ऑफ इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड एंड इट मिसस्टेट्स इन्वेंटरी ड्यूरिंग द पीरियड, और ये ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड जो है वो इन्वेंटरी को हैंडल करती है। ये वी वर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंटरी कॉस्ट अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होती है उस पर बात करते हैं। Right. It says under the perpetual inventory system, inventory is updated as purchases and sales take place. हमने शुरू में बात कर ली थी कि as and when कोई भी सेल ट्रांजेक्शन, परचेज या सेल होती है, साथ साथ वो अपडेट कर दिया जाता है इन्वेंटरी के रिकॉर्ड को परपेचुअल सिस्टम में। The cost of goods sold is accumulated as sales are made and costs are transferred from the inventory account to the cost of goods sold account. जो इन्वेंटरी, जो चीजें निकल गई, जो चीज खरीद ली गई, कस्टमर ने ले ली, वो आपने उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अकोमुलेटेड स्टेट निकाली और उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से निकाल के उसने कर दिया, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया अमाउंट उसकी ट्रांजैक्शन, साथ साथ ही बजाय इसके कि आप पेंड करें टिल अ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड। द कास्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंटरी इज द बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी अकाउंट। जो एंड पे जो कास्ट होगी, एंडिंग इन्वेंटरी क्या जो अकाउंट होगा, बैलेंस इन्वेंटरी का अकाउंट शो हो रहा होता है इन केस ऑफ द परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं। Goods are valued using one of these methods. Specific identification, बाज केसेस में इन्वेंटरी को वैल्यूएट भी साथ साथ किया जाता है। स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड, देन एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड को लिया जाता है, फीफो को लिया जाता है या फिर लीफो को लिया जाता है इसके लिए। अभी हम बात करेंगे डिटरमिनिंग इन्वेंटरी क्वांटिटीज। इन्वेंटरी की क्वांटिटीज कैसे डिटरमिन की जाती हैं, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, इस इशू को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एड्रेस किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेंटरी ओन्ड बाय द कंपनी एट द स्टेटमेंट डेट एंड द वैल्यू देम। तभी आप एक एक्यूरेट, फोकस्ड, रिलायबल, ट्रस्टेबल अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं जब आपको पता हो कि नंबर ऑफ यूनिट इन्वेंटरीज ऑन अ पर्टिकुलर डे जब आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं कितनी है और उसकी वर्थ कितनी है, फाइनेंशियल वर्थ कितनी है। सो आई रिपीट फॉर यू, इट इज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेंटरी ओन्ड बाय द कंपनी एट द स्टेटमेंट डेट एंड द वैल्यू देम। कि एक प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए, एक स्टेटमेंट के लिए, एक बैलेंस शीट के लिए जरूरी है कि उसको पता हो कि जी हमारे पास क्या इन्वेंटरी पड़ी है, किस डेट तक है, इसकी वैलिडेशन क्या है। The determination of inventory quantities involves taking physical inventory of goods on hand
एंड डिटरमाइन द ओनरशिप ऑफ गुड्स। इसके दो तरीके हैं, एक के चीज़ों को आप खुद अपने हाथ से चेक करें, खुद देखें, और दूसरा डिटरमाइन द ओनरशिप ऑफ गुड्स, उन पर्टिकुलर चीज़ों की ओनरशिप किसके पास है उस पर बात होगी। टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंटरी इन्वॉल्व्स काउंटिंग, वेइंग और मेजरिंग ईच काइंड ऑफ इन्वेंटरी ऑन हैंड। अगर फिजिकल इन्वेंटरी की बात करें तो हर आइटम को फिजिकली जो हाथ में हो, जो अवेलेबल है, उसको मुख्तलिफ स्टूडेंट अवेलेबल हैं, उसको चेक किया जा सकता है और इंश्योर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट अल्टीमेटली। We were just be discussing the taking of physical inventory। फिजिकल इन्वेंटरी की बात हम करेंगे कि फिजिकल इन्वेंटरी क्या है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको कैसे एड्रेस किया जाता है विद रिगार्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। It is said that a company, in order to minimize errors in taking in inventory, should adhere to the internal control principles by adopting the following procedures। एक इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल होता है जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जहाँ इन्वेंटरी इन्वॉल्व हो रही हो उसको प्लेस किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको इंश्योर किया जाता है, उससे डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं। और ये किस तरह प्लेस अप होता है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसके आगे हम बात करेंगे। पहला स्टेप इसमें ये होता है, एम्प्लॉइज हु डोंट हैव custodial responsibility for the inventory should do the counting। It is the segregation of duties। वो एम्प्लॉइज जो जिनकी जिम्मेदारी में इन्वेंटरी नहीं आती, किसी और ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्वेंटरी काउंटिंग में हमेशा उनको लाना चाहिए, सो दैट इट इज द इम्पार्शियल थर्ड बॉडी सोल्यूशन आपके सामने आए कि किधर क्या किया उन्होंने और कैसे हुआ। ईच काउंटर शुड एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम। हर काउंटर को चाहिए कि हर इन्वेंटरी आइटम की ऑथेंटिसिटी प्लेस करें सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरा स्टेप आ गया। पहला स्टेप था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Another employee that is should make a second count independent verification। अभी आप इसको सेकंड वेरिफिकेशन भी कह रहे हैं। पहले आपने सेग्रीगेशन कराई जो नॉन एम्प्लॉई हैं इस यूनिट के लोग, उसके बाद आपने तीसरा एक नंबर रखा, एक तीसरा सीनियर आदमी रखा कैडेट्स में से, हु कम्स टू दैट इंस्टीट्यूशन, वार्डन में आता है, एंड ही कैरीज आउट द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द आइटम जो इन्वेंटरी की जिनके हमसे बात हुई है। ऑल जो कि इन्वॉल्व हैं इस पूरे इंटरप्राइज के बिजनेस में। ऑल इन्वेंटरी टैग्स शुड बी प्री नंबर्ड एंड अकाउंटेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। ये प्री नंबर्ड होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट होनी चाहिए इनकी। एट द एंड ऑफ द अकाउंट designated supervisor should also secretarian in all inventory items are tagged in, that is no items have more than one tag। हर एक आइटम की डुप्लिसिटी ऑफ टैग्स इंश्योर नहीं किया जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होगी, इंडिपेंडेंट टैगिंग होगी विदाउट क्रिएटिंग दी डबल काउंट सिस्टम और दी कंफ्यूजन इन दी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स। विल बी टॉकिंग अबाउट दी मर्चेंटाइज एंड ट्रांजिट। ट्रांजिट में मर्चेंटाइज की क्या बातचीत होगी, किस तरह होता है, उस पर हम बात करते हैं। आउटगोइंग गुड्स शिफ्ट फ्री ऑन बोर्ड। जो आउटगोइंग चीजें होती हैं इनको फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है, FOB कहा जाता है, फ्री ऑन बोर्ड। डेस्टिनेशन आर इंक्लूडेड इन द सेलर्स मर्चेंटाइज इन्वेंटरी वेयर एज दीज शिफ्ट FOB शिपिंग पॉइंट आर नॉट। इनकमिंग गुड्स शिपिंग शिफ्ट FOB शिपिंग पॉइंट आर इंक्लूडेड इन द बायर्स मर्चेंटाइज इन्वेंटरी बट दो शिफ्ट FOB डेस्टिनेशन आर नॉट। ऑब्वियसली FOB इन भी फ्री ऑन बोर्ड जो ले रहा होता है उसको भी उसकी अपनी पर्टिकुलर वेयर हाउस तक, और जो जहां दिया जा रहा होता है वो भी उन दोनों की एंट्री हो रही होती है। नो अगला जो बहुत जरूरी कंसेप्ट है, दैट इज मर्चेंटाइज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी। कौन से मर्चेंटाइज हैं जो इंक्लूड नहीं होते इन्वेंटरी में, कौन से हैं? गुड्स टू विच द कंपनी डजंट होल्ड टाइटल शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंटरी। दीज इंक्लूड, ये कौन कौन से आइटम्स हैं? गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड टू द बायर, जो आइटम सेल आउट हो गए हैं लेकिन बायर को अभी तक डिलीवर नहीं हुए। देन गुड्स हेल्ड ऑन अ कंसाइनमेंट, जो कि किसी की पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है। मर्चेंटाइज दैट इट्स ओनर द कंसाइनर प्लेसेस ऑन द प्रेमिसेस ऑफ अनदर कंपनी दैट इज द कंसाइनी with the understanding that the payment is expected only when the merchandise is sold and that unsold items may be returned to the consignor। बाज़ केसेस में अनसोल्ड आइटम जो है वो वापस भी आ जाते हैं। टर्म्स ऑफ सेल, सेल की टर्म्स क्या होती हैं इस पे बात करते हैं। अगर आप गौर से करें, सेलर में आए, FOB शिपिंग पॉइंट से सेलर है, सेलर की चीज़ें उठाई जाती हैं, फिर पब्लिक कैरियर पे जाती हैं, फिर बायर के पास चली जाती हैं। दूसरे पॉइंट पे आए,
FOB डेस्टिनेशन पॉइंट जो है, फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट पे क्या होगा, सेलर चीजें उठा के पब्लिक कैरियर पे रख रहा होता है, लेकिन दे आर अगेन गोइंग टू बायर्स। ये दोनों ऐसी हैं जो कि टर्म्स ऑफ सेल हैं दोनों के लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए। इट ओनरशिप पासेस टू बायर हेयर, जब आप सेलर के लिए वो चीजें उठा के उसके पब्लिक कैरियर में रख देते हैं तो ओनरशिप पासेस टू बायर्स बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल बायर्स के अकाउंट में वो चली जाती है। सेलर के केस में जब पहुंचती है FOB डेस्टिनेशन पॉइंट पे तो आइटम उठा के जब पब्लिक कैरियर में प्लेस कर दिया जाता है तो फिर ओनरशिप पोजेस टू दी बायर हेयर, और बायर के लिए वो डाउनलोड करके उधर से हो जाती है। डिटरमिनिंग दी ओनरशिप ऑफ दी कंसाइन्ड गुड्स, कंसाइन्ड गुड्स की ओनरशिप हम कैसे डिटरमिन करें, इस पे बात होगी। अंडर अ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट द होल्डर ऑफ द गुड्स कॉल्ड द कंसाइनी डजंट ओन द गुड्स। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अंडर अ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, जो भी कंसाइनमेंट की अरेंजमेंट हो रही होती है, द होल्डर ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स का होल्डर है, कॉल्ड द कंसाइनी डजंट ओन द गुड्स, कंसाइनी की कोई चीजें ओन नहीं हो रही होती। ओनरशिप रिमेन्स विद द शिपर ऑफ द गुड्स, दैट इज कंसाइनर, जो शिपर है उसके सर पे ओनरशिप होती है। अनटिल द गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड टू द कस्टमर, जब तक सोल्ड सेल आउट नहीं हो जाती कस्टमर को। कंसाइन्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसाइनर्स इन्वेंटरी, नॉट द कंसाइनर्स इन्वेंटरी, राइट। कंसाइनर्स इन्वेंटरी में इनको इंक्लूड होना चाहिए उस लिहाज से कंसाइन्ड गुड्स को। ओन्ड बाय द कंसाइनर एंड डोंट काउंट इन आर कंसाइनिंग इन्वेंटरी, ये कंसाइनर के ओनिंग में चल रही होती है, जो शुरू में हम बात कर रहे हैं उसको। उसके वक्त हम बात कर रहे थे सेल्स ट्रांजैक्शन की, बात हो रही थी कि लेजर में सेल्स ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। या आप अगर गौर करें स्लाइड पे तो पहले जर्नल है जिसका ऊपर लिखा जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है डेट लिखी जाती है जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, फिर जर्नल के नीचे है अकाउंट टाइटल एंड द एक्सप्लेनेशन, जो अकाउंट टाइटल है उसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर रेफरेंस दिया जाता है, फिर डेबिट में लिखे जाते हैं पैसे और क्रेडिट में उसकी कौन सी एंट्री है वो दोनों लिखी जाती है। ये एंट्री है टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हुई है 3800 की डॉलर्स की, उसकी उन्होंने लिखा जी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट में आ गई 3800 और सेल्स होगी 3800 की। ये वो इन्वेंट्री है जो सेल होगी और रिसीवेबल में आई है, ये उसकी एंट्री है। अभी देखिए ओनली वन एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ सेल अंडर अ पीरियडिक मेथड। पीरियडिक मेथड में ये जरूरी है, जो आपको कंसेप्चुअली अकाउंट्स में क्लियर होना चाहिए कि एक ही एंट्री चाहिए होती है टू रिकॉर्ड अ सेल्स, बजाय इसके कि आप साथ साथ करें जैसे परपेचुअल में होता है। अच्छा, नो रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्निंग्स एंड अलाउंसेस, बाज़ केसेस में सेल्स रिटर्न्स होती हैं और उसके अलाउंसेस वगैरह का भी रिटर्न होता है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो आपको दिखाई जा रही है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें डेट है मई 8 को ये ट्रांजैक्शन हुई, अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन है जर्नल के नीचे, फिर रेफरेंस है, डेबिट है और क्रेडिट है, J1 का है ये है। फॉर एग्जांपल ये रिटर्न गुड्स की एंट्री है, टू रिटर्न गुड्स की एंट्री विच इज वर्थ $300। इट सेज सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, डेबिट में चले गए $300। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, क्रेडिट में आ गई है $300, जो डबल एंट्री सिस्टम इसका हो गया। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस डेबिट, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट टू द सेल्स अकाउंट, कि यानी जो सेल्स रिटर्न्स हैं दे आर कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट टू द सेल्स अकाउंट, जो सेल्स अकाउंट को कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स के तौर पे ये लेते हैं। अगली एंट्री देखें, इट इज द परचेजेस ऑफ द मर्चेंडाइज। पहले हमने सेल्स अकाउंट्स की बात की थी, अभी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की बात हो रही है। ये एंट्री है, इट इज द फॉर परचेज ऑन अकाउंट परचेजेस इज डेबिटेड एंड अकाउंट्स पेएबल इज क्रेडिटेड, फॉर कैश परचेजेस परचेजेस इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड। कैश के लिए परचेज जो है डेबिटेड हो जाती है और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाता है। अभी परचेजेस ऑफ द मर्चेंडाइज की एंट्री जो है स्लाइड में गौर करें, उसको हम पढ़ें तो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में उन्होंने डेट लिखी हुई है, दैट इज May 4। देन इज द अकाउंट्स टाइटल एंड द एक्सप्लेनेशन, उसका है परचेजेस, और अकाउंट्स पेएबल में परचेजेस हुई 3800 की और अकाउंट्स पेएबल जो हैं दैट इज अगेन $3800 एंड टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट इन टर्म्स ऑफ N/30। उस फॉर्मूले के तहत हमने बात की थी, आप परचेजेस बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस की, इसी की एंट्री जो परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस की एंट्री है
आप गौर करें तो इसके अलाउंसेस के लिए फॉर परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस दैट वर ओरिजिनली मेड इन अकाउंट, जो कि ओरिजिनली अकाउंट में हुए थे, अकाउंट्स पेएबल इज डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस इज क्रेडिटेड। आप देखिए अकाउंट्स पेएबल जो है डेबिट में चले जाती हैं और जो उनके पेएबल दूसरी तरफ अलाउंसेस जो है क्रेडिट में आ गए। एंड दी परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट के मुताबिक डील किया जाता है। अभी आप देखें डेट है मई 8 को ये नई एंट्री हुई। अकाउंट्स टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा अकाउंट्स पेएबल इज दी डेबिट में $300 चले गए, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जो के क्रेडिट में उस साइड में ये 300 आ गए, और इट इज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स, जो रिटर्न ऑफ गुड्स की एंट्री थी ये उसको रिकॉर्ड किया इन्होंने। अभी हम बात कर रहे थे, बात करेंगे जो कि हम शेयर करेंगे आपसे, अकाउंटिंग फॉर द फ्रेट कास्ट। फ्रेट कास्ट को कैसे पोस्ट किया जाता है लेजर एंट्री में, इसकी कैसे एंट्री होती है देखिए। व्हेन द परचेजर डायरेक्टली incurs the freight cost, the account freight in is debited and cash is credited। जब परचेजर जो है वो डायरेक्टली करता है अकाउंट इन में वो डेबिटेड हो जाता है और कैश में वो क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कैसे पोस्ट होगी, ये मई 4 की एंट्री है, डेट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम पे है, इट इज द अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन में फ्रेट इन आगे, उसके डेबिट में $150 चलेगा, कैश में उसकी एंट्री आ गई जैसे मैंने शुरू में कहा इट इज $150। इट इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ द फ्रेट, जो फ्रेट की पेमेंट हुई थी उसके रिकॉर्ड के लिए ये मेंटेन की गई है एंट्री, राइट। अभी अगर आप गौर करें जो स्लाइड पे बढ़िया ये केस स्टडी है, थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देखेंगे सो दैट कंसेप्चुअली आप कॉम्प्रीहेंड कर लें और हमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज अकाउंट्स के हम कैसे हैंडल करते हैं। सबसे ऊपर देखें फर्म का नाम है दैट इज दी हाई पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे उनकी इनकम स्टेटमेंट है और इट इज फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2002। अगर आप एंट्रीज पे जाएं, इट इज द सेल्स रेवेन्यू $4,80,000 है और उसके बाद $20,000 जो है लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का आ गया, तो उसमें से नेट सेल्स जो इनकी हुई देवर $4,60,000 की सेल इनकी हुई। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आगे आए एंट्री में, उसमें देखिएगा इन्वेंट्री जनवरी 1 को जो थी इनकी फर्स्ट को 36,000 की थी, परचेजेस जो है इनकी 3,25,000 की हुई और लेस परचेजेस रिटर्न्स अलाउंसेस 17,200। जब उसमें से निकाला तो ये नेट परचेजेस जो इनके हुए $3,07,800। उसके बाद एड आपने फ्रेट इन किए दैट इज 12,200 जो फ्रेट इन इसका आया था, दैट अगेन मेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज 3,20,000 की एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स दैट इज $3,56,000। इन्वेंट्री ऑन December 1 was 31st was प्लस 40,000 करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने नेट देख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट जो है $1,44,000 इनको आया। आगे अगर आप गौर करें इस पर ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चलते जाएं, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं विच आर सैलरीज, रेंट एक्सपेंसेस आ गए, यूटिलिटीज एक्सपेंस आ गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गए, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ गए, फ्रेट आउट आ गया और इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गए और फिर एंड पे आप देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,14,000 आए और नेट इनकम कितनी हुई 30,000। नेट इनकम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से जब निकाला आपने तो $30,000 जो है आपकी नेट इनकम रही। अच्छा, दी मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट अंडर द पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स मोर डिटेल in the cost of the goods sold section as shown above। cost of goods sold section में जाके देखें, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी इसलिए वो ज्यादा थोड़ी प्रेशर में आ रहे हैं। हम बात करने लगे थे अलोकेशन ऑफ इन्वेंटोरेबल कॉस्ट। जो इन्वेंटोरेबल कॉस्ट है उनकी अलोकेशन कैसे होगी। ये जो स्लाइड शो हो रही है इसको जरा ब्लॉक डायग्राम को गौर से देखिएगा। आपकी दो चीजें इनपुट्स हैं, वन इज द बिगनिंग इन्वेंट्री एंड अदर इज गुड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये दो टाइप्स ऑफ चीजें हैं जो आपके इनपुट है, बिगनिंग इन्वेंट्री और दूसरी गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये टोटल दोनों को जब ज्वाइन किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स से अवेलेबल फॉर सेल आ गई। उसके बाद जब इसमें से दो चीजें निकली, एक निकली एंडिंग इन्वेंट्री दैट इज द बैलेंस शीट, वो इन्वेंट्री जो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी और सेल यूज है। सेकंड इसमें से निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में जो हमने कॉस्ट चीजें बेच दी उनकी कॉस्ट और एंड इन्वेंट्री जो कि हमारी इन्वेंट्री लिस्ट पड़ी है उसको दोनों को टोटल किया हमने। अभी इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर दी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इस पे बात करेंगे हम कि व्हाट इज द इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर दी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।
इसमें दी वैल्यू असाइन टू दी एंडिंग इन्वेंट्री इज द रिजल्ट ऑफ टू मेजरमेंट्स। ये दो मेजरमेंट्स की वजह से है जो एंडिंग ईयर पे है। वन इज दी क्वांटिटी एंड कास्ट, एक तो क्वांटिटी के बिहाफ पे और दूसरी उसकी कास्ट के बिहाफ पे। अंडर दी पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड बाय टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्होंने हमेशा यही किया कि फिजिकल इन्वेंट्री को जब लिया तो उस वक्त इसको हैंडल किया नहीं। अगली चीज जो बहुत अहम है, ये जरा देखने वाली है, इस पर गौर कीजिएगा। उसमें है कि जी व्हाट इज कास्ट। कास्ट है क्या चीज, किस तरह हम अंडर दी इन्वेंट्री सिस्टम जो है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कास्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पे हम बात करें। कास्ट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कोई एक मेथड यूज करके कास्ट को निकाल लिया जाता है। वन इज दी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो है उस बेसिस पे, अदर इज दी एवरेज कास्ट ले ली जाती है। थर्ड इज दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, उसको इम्प्लांट कर लिया जाता है। देन इज दी लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उनकी भी प्लानिंग को देख लिया जाता है। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो भी मेथड है उसको चूज करने के लिए नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल इफेक्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर रखना चाहिए। वी वर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री कास्ट अंडर द पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इस पे बात कर रहे थे। जो इसका चॉइस ऑफ मेथड होगा हमारे लिए, जो बात कर रहे थे वो, दैट इज चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस का क्या नेचर है। देन दी फाइनेंशियल इफेक्ट्स, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या हैं उस बिजनेस के, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तीन चीजें उसको काउंट करेंगी, नेचर ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल इफेक्ट्स और द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये तीन चीजें उस पर मेन इफेक्ट होंगी। देन इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? The specific identification method identifies the cost of each item in the ending inventory. जो specific identification method है, ये cost of each item in the ending inventory वो find करेगा one by one. The detailed records of purchases and sales maintained under the professional system facilitate the use of the specific identification method. Specific identification method के use को ये ease up करते हैं। It can be used only when it is possible to identify the units as coming from the specific purchases. ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, और उनका रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली मेंटेन किया जाएगा। Although this method may appear logical, specific identification method की बात हो रही है। Although this method may appear logical, most companies don't use it for the following reasons. इसको अमूमन यूज नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या है? वन इज इट इज यूजुअली इम्प्रैक्टिकल कि आप हर आइटम को हर दफा काउंट करें, एंड इफ नॉट पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ द परचेज एंड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। ये थोड़ा टफ हो जाता है कि हर वक्त, यूजुअली इम्प्रैक्टिकल होता है कि उसका पूरा ट्रैक रखें। व्हेन अ कंपनी डील्स इन टर्म्स इन आइटम्स दैट आर आइडेंटिकल बट बॉट एट डिफरेंट प्राइसेस, डिसाइडिंग विच आइटम्स वर सोल्ड बिकम्स आर्बिट्री। कौन सा आइटम सेल हुआ, उसी टाइप की, उसी से पीसी के आइटम थे, तो मुश्किल हो जाती कि उसकी कास्ट क्या थी, कितने में सेल हुआ, कौन सा आइटम था और कैसे था। सेकंड इज द यूजिंग एक्चुअल फिजिकल फ्लो कॉस्टिंग। जो एक्चुअल फिजिकल फ्लो कॉस्टिंग है उसको अगर हम यूज करें तो वो कैसे होती है? द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ट्रैक्स द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। जो एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स होता है उसको लिया जाता है। ईच आइटम ऑफ इन्वेंटरी इज मार्क्ड, टैग्ड और कोडेड विद इट्स स्पेसिफिक यूनिट कास्ट। हर एक जो इन्वेंटरी आइटम है पर्टिकुलरली कोड किया जाता है, टैग किया जाता है विद द प्राइस। इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हेन द कंपनी सेल्स अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ हाई यूनिट कास्ट आइटम। जो थोड़ी वैरायटी थोड़ी रखती है और हाई यूनिट कास्ट ऑफ आइटम के तहत उसको बेचती है। यूजिंग अज्यूम्ड कास्ट फ्लो मेथड्स। जो अज्यूम्ड कास्ट फ्लो मेथड है उसके यूजेज की बात हो रही है। अदर कास्ट फ्लो मेथड्स आर अलाउड सिंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मैंने शुरू में बात की थी, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, सो दूसरे मेथड भी इन्होंने रखे हुए हैं। दीज मेथड एज्यूम फ्लो ऑफ कास्ट दैट मे बी अनरिलेटेड टू द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, जो कि फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं होता। कास्ट फ्लो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? एवरेज कास्ट को लिया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कास्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, और लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो और फीफो। ये दो बड़ी फेमस टर्म है अकाउंटिंग में, ये आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही रखी जाती है, इनको जरा ज़हन में रखना है। एवरेज कास्ट क्या है? द एवरेज कास्ट मेथड एज्यूम दैट द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर होमोजीनियस।
अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी भी गुड्स हैं फॉर सेल दे ऑल आर होमोजेनियस। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इंकर्ड। जो भी उनकी वेटेड एवरेज यूनिट इंकर्ड थी उसको टेकन पॉइंट लिया जाता है। द वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इज देन अप्लाइड टू द यूनिट सोल्ड टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टू यूनिट्स ऑन हैंड टू डिटरमिन द एंडिंग इन्वेंटरी। इन हैंड जो यूनिट्स हैं उसके एंडिंग इन्वेंटरी के लिए देखा जाता है। हम बात कर रहे थे एवरेज कॉस्ट मेथड की। अच्छा, एवरेज कॉस्ट मेथड में कुछ चीजें हैं जो साथ साथ मैं आपसे शेयर कर रहा था, वो है कि अंडर द एवरेज कॉस्ट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंटरी इज प्राइस्ड at the average cost of the goods available for sale during the period. Average cost is computed as follow. जो भी average cost है उसको इस तरीके से निकाला जाता है। Average cost is equivalent to the total cost of goods available for sale. Total cost of goods available for the sale divided by total units available for sale. जो cost थी और जो उनकी units थी उस पर average divide करके average cost है। Very simple. The average cost method tends to level out effects of cost increases and decreases because the cost of the ending inventory is influenced by all prices paid during the year and the cost of the beginning inventory. ये साथ साथ beginning inventory और cost paid during the year वगैरह को सबको in view ले लेती है। Average cost method में जरा गौर से देखिएगा, थोड़ी ये स्लाइड बड़ी अहम है। I need you kindly focus on this. Allocation of the cost of goods available for sales in average cost method is made on the basis of the weighted average unit cost. Weighted average unit cost के बेसिस पे इसकी allocation की जाती है। ये कैसे की जाती है जरा गौर से देखिएगा। Cost of goods available for sale, for example, that is $12,000 divided by total units available for sale is the 1,000. So weighted average unit cost आ गई $12 per item, ये इक्विवेलेंट आ गई। सो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो आ गई डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, जितनी यूनिट से उनको कर लिया और ये इक्विवेलेंट आ गया वेटेड एवरेज यूनिट कास्ट के इक्विवेलेंट आ गया। एवरेज कास्ट मेथड एज्यूम्स दैट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर होमोजेनियस। उनको देखा जाता है कि होमोजेनियस है, कि वो एक ही फैमिली से और उसकी आपस में कोई उनकी रेलेवेंस होती है। 450 यूनिट्स इनटू 12 इज 5400। इन्वेंट्री के आगे और एंडिंग इन्वेंट्री कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आप देखिएगा 12,000 माइनस 5400 इज इक्वल टू 6600 कि उसी सेम फैमिली की है। फीफो मैंने बात की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फीफो मेथड अज्यूम्स द अर्लीस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। ये वो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि जो अर्लीस्ट चीजें पड़ी हुई इन्वेंट्री में पहले उनको सेल आउट किया जाए। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज। तो फिजिकल फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज है अमूमन उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। अंडर फीफो द कास्ट ऑफ द अर्लीस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द कास्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट गुड्स परचेज्ड आर रिकग्नाइज्ड एज द एंडिंग इन्वेंट्री। जो मोस्ट रिसेंट है उनको एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पर लिया जाता है। हम फीफो मेथड पे बात कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। वी वर कवरिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दैट इज फीफो मेथड, इस पे बात कर रहे थे। इट सेज दैट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अज्यूम्स दैट द कास्ट ऑफ द फर्स्ट आइटम्स acquired should be assigned to the first item sold. जो फर्स्ट आइटम की कास्ट एक्वायर्ड किया फर्स्ट आइटम सोल्ड को असाइन हो जानी चाहिए। The cost of the goods on hands at the end of period are assumed to be from the most recent purchases, and the cost assigned to the goods have been sold are assumed to be from the earliest purchases. जो earliest purchases हैं उनकी sold की assumption ले लेते हैं और जो in हो वो most recent को ले लेते हैं। Thus, the FIFO method values the ending inventory at the most recent cost and includes earlier costs in the cost of goods sold. जो पुरानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उनको एज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ले लेता है और मोस्ट रीसेंट कास्ट को एज दी रिमेनिंग इन्वेंट्री के तौर पे लेता है। फॉर एग्जांपल फीफो मेथड में इस स्लाइड पे जरा फोकस कीजिएगा थोड़ा कंसेप्चुअली और आप क्लियर हो जाएंगे। फीफो मेथड एज्यूम्स अर्लीस्ट गुड्स परचेज्ड आर दी फर्स्ट टू बी सोल्ड। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है 5800 की, 5200 की, 600 की, ये पहले ये जाएगी और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो दूसरे केसेस में वो ली जाएगी। अभी हम बात करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज लीफो मेथड। अभी लीफो मेथड में गौर से इसकी डिस्क्रिप्शन जरा पढ़िएगा ताकि कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। द लीफो मेथड एज्यूम दैट द लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। जो आपने लेटेस्ट चीजें खरीदी हैं सबसे करीब तरीन माजी में
दे आर टू बी सोल्ड फर्स्ट, एंड दैट द अर्लीस्ट गुड्स परचेज रमेन इन एंडिंग इन्वेंटरी, जो पुरानी चीजें खरीदी हुई हैं वो इन्वेंटरी में एंडिंग इन्वेंटरी में रहें। सेल्डम कोइंसाइड्स विद द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंटरी, ये बहुत कम कोइंसाइड करता है एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंटरी के साथ। अंडर द पीरियडिक मेथड ऑल गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर आर अज्यूम्ड टू बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट सेल रिगार्डलेस ऑफ डेट परचेज्ड, रिगार्डलेस उसकी डेट परचेज से हट के वो ये करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड आर कॉस्टिंग ऑफ कॉस्टिंग इन्वेंटरीज assume that the cost of the last items purchased should be assigned to the first item sold, and that the cost of the ending inventory should reflect the cost of the goods purchased earliest, जो भी cost of goods purchased earlier है उनको ये address करेंगे। The effect of LIFO is to value inventory at the earliest prices and to include the cost of the most recently purchased goods in the cost of goods sold, जो उनमें most recent तरीके से सोल्ड की जाती हैं। अभी आप गौर करें, LIFO मेथड एज्यूम्स लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी सोल्ड। आप गौर करें, अगर हमारी ऊपर वाली रेड में शो की गई है इन्वेंट्री, ये दीज आर द वेयरहाउस 1000 2218 दैट मेक्स $5000, और नीचे आप ग्रीन वाली देखें 7000 जो है दे आर द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो उसके तौर पर लिए जा रही। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री डिसीजंस, इन्वेंट्री डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पे थोड़ी सी आपको कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंट्री डिसीजंस इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। LIFO which charges the most recent prices to cost of goods sold results in the lowest gross margin, ये लोएस्ट ग्रॉस मार्जिन पे हो जाती है अगर प्राइसेस जो हैं बढ़ रही हूँ, रेज हो रही हूँ प्राइसेस। इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस FIFO which charges the earliest prices of the cost of goods sold produces the highest gross margin, FIFO उस तरह उस एनवायरमेंट में देता है। The gross margin under the average cost method that is falls between the gross margins produced by LIFO और and IFO, इन दोनों का FIFO, इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो इट शुड बी फॉल्स बिटवीन मार्जिन अंडर द एवरेज कॉस्ट जो है वो इनकी निकल आएगी जब दोनों को रिव्यू करेंगे। विल बी कवरिंग द इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट्स। इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। इन अ पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब प्राइसेस बढ़ी हों, FIFO रिपोर्ट्स द हाईएस्ट नेट इनकम, LIFO द लोएस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉल्स इन द मिडल। ऑब्वियसली FIFO हाईएस्ट इनकम दिखाएगी, LIFO जो एवरेज और लोएस्ट जो है हाईएस्ट FIFO, लोएस्ट LIFO और एवरेज कॉस्ट फॉल्स इन द मिडल, वो दरमियानी दोनों को जब एवरेज लेंगे तो मिडल में होगी। द रिवर्स इज ट्रू व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, इसके रिवर्स कर देंगे जब प्राइसेस गिर रही होंगी तो। व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, जब वो कांस्टेंट होती है, ऑल कॉस्ट फ्लो मेथड्स विल यील्ड द सेम रिजल्ट। जब प्राइसेस कांस्टेंट है तो ऑलमोस्ट कोई भी मेथड लें, LIFO FIFO या मिडिल वाला, तो वो दिल शो दी एवरेज कॉस्ट उनकी सेम रिजल्ट ही आएंगे ऑलमोस्ट। इफेक्ट्स ऑन इनकम टैक्सेस, LIFO और FIFO के इनकम टैक्स पे क्या इफेक्ट्स आएंगे इस पे हम बात करते हैं। द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज गवर्न्स हाउ इन्वेंटरीज मस्ट बी valued for the federal income tax purpose. IRS regulation gives companies a wide choice of inventory costing methods including specific identification, average cost, FIFO and LIFO. During the period of rising prices, a company using LIFO will pay higher income tax if it lets inventory at the year of fall below the level at the beginning of year. This is called LIFO liquidation. LIFO liquidation का effect भी आ जाता है उसमें। That is unit sold exceeds unit purchased for the period. वो बढ़ जाती हैं unit sold than the unit purchased for that particular period. अभी बैलेंस शीट इफेक्ट्स में क्या आएगा, बैलेंस शीट में इनका LIFO और FIFO का क्या इफेक्ट्स आएंगे। FIFO produces the best balance sheet valuation since the inventory costs are closer to their current और रिप्लेसमेंट कास्ट, जो कि अच्छे क्लोजेस्ट जो इफेक्ट्स हैं वो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है वो उसके क्लोजर ज़्यादा करता है। यूजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो मेथड्स कंसिस्टेंटली, यूजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो मेथड्स कंसिस्टेंटली, कैसे इनको कंसिस्टेंटली हम यूज़ करते हैं उस पर बात करते हैं। अ कंपनी नीड्स to use its chosen cost flow methods consistently from one accounting period to another. इनको consistent होनी चाहिए, कोई भी जो cost flow method जो भी हो और consistent है, उस कंपनी को अपनी पॉलिसीज में, accounting पॉलिसीज में, प्रोफाइल में एक ही रखना चाहिए, consistent रहना चाहिए। Such consistent application enhances the comparability of the financial statements over successive periods.
ओवर सक्सेसिव पीरियड जो है कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंकरेज करती है, एनहांस करती है। When a company adopts a different cost flow method, the change and its effects on net income should be disclosed in a financial statement. Obviously, अगली बात जो है इन्वेंटरी एरर्स इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट्स, इन्वेंटरी एरर्स क्या आते हैं और उनके इनकम स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। बोथ बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंटरीज अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट। बिगनिंग और एंडिंग जो दोनों इन्वेंटरीज हैं वो स्टेटमेंट में अपीयर होती हैं। The ending inventory of one period automatically becomes the beginning inventory of the next period. Obviously, किसी एक पीरियड की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो अगले पीरियड की स्टार्टिंग इन्वेंट्री बन जाती है। इन्वेंट्री एरर्स अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट इनकम। अगर इन्वेंट्री एरर हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट इनकम में थोड़ी वेरिएशन आएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम ज्यादा रेज हो जाएगी। वी वर एट द फार्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम अभी बात कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला कैसे सर्टन होता है, वो इस स्लाइड में शो किया गया। इसको अगर आप गौर से देखें, इस स्लाइड पे फोकस कीजिएगा काइंडली। ब्लॉक डायग्राम पे बिगनिंग इन्वेंट्री है, उन्होंने बिगनिंग इन्वेंट्री को लिया प्लस उसमें ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड। बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड जो आइटम खरीदे गए माइनस इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री निकाल दी, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगी। सो आपने बिगनिंग इन्वेंट्री ली और कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड उनको इकट्ठे किया, दोनों को एड ऑन किया, एंडिंग इन्वेंट्री उनमें से निकाल दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपके पास रिजल्ट की शेप में आ गए। द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय एंटरिंग द इनकरेक्ट डाटा इन द अबव फार्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द करेक्ट डाटा। ये अपना फार्मूले के लिहाज से एंट्रीज होनी चाहिए, उससे इरेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे जी इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेंट्री एरर्स ऑन करंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट। जो इन्वेंट्री की वजह से एरर्स आते हैं करंट ईयर स्टेटमेंट में, उसके क्या इफेक्ट आएंगे ये भी शो किया जा रहा है। इसको वन बाय वन जरा देख लें। एन एरर इज इन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द करंट पीरियड विल हैव अ रिवर्स इफेक्ट ऑन नेट इनकम ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। रिवर्स इफेक्ट होंगे इसके, जरा वन बाय वन इसको देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। इन्वेंट्री एरर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा और नेट इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टेट बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री अगर थोड़ी रह जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी अंडरस्टेटेड रह जाएगा और नेट इनकम में ओवरस्टेट हो जाएगा। अगला फैक्ट है ओवरस्टेटेड बिगनिंग इन्वेंट्री, तो ओवरस्टेटेड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और नेट इनकम में अंडरस्टेट हो जाएगा। और अंडरस्टेट एंडिंग इन्वेंट्री, अभी हमने एंडिंग इन्वेंट्री का लिया फैक्ट, अगर उसको आप अंडरस्टेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओवरस्टेट हो जाएगा और ऑब्वियसली नेट इनकम में वो अंडरस्टेट हो जाएगा। और फिर आपने ओवरस्टेट एंडिंग इन्वेंट्री की बात की, ओवरस्टेट जब एंडिंग इन्वेंट्री की बात की तो अंडरस्टेटेड हो गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ओवरस्टेटेड हो गया नेट इनकम जो है। एन एरर इन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द करंट पीरियड विल हैव अ रिवर्स इफेक्ट ऑन द नेट इनकम ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, उस पर ये रिवर्स इफेक्ट होगा। इन्वेंट्री मिस्ड स्टेटमेंट एंड फ्रॉड्स, बास केसेस में इन्वेंट्री में स्टेटमेंट्स और फ्रॉड्स भी होते हैं। वो क्या चीज़ है इस पर जरा देखते हैं, हम बात करते हैं। इन्वेंट्री इज पर्टिकुलरली susceptible to the fraudulent financial reporting, ये ज़्यादा susceptible है fraudulent reports को। It is easy to overstate or understate inventory by including end of the year purchases and sale transactions in the wrong fiscal year and by simply misstating the inventory by mistake। इसको आप कर सकते हैं, इसमें fraudulent act भी ला सकते हैं अपनी misstating से, और ethics, professional ethics को अगर आप follow ना करें तो। अभी फॉर एग्जाम्पल मिस स्टेटमेंट कैसे आती है, इसकी इलस्ट्रेशन है। अ मिस स्टेटमेंट कैन आल्सो अकर बिकॉज ऑफ डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मोटिवेटेड बाय आवर डिजायर टू एनहांस द मार्केट्स परसेप्शन ऑफ द कंपनी, obtain बैंक फाइनेंसिंग और अचीव कंपनसेशन ऑफ द इंसेंटिव्स। किसी भी एम के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए, अपनी मार्केट के लिए, अपनी एक फ्यूटाइल एफर्ट करने के लिए, कंपनी की स्टैंडिंग के लिए किया जा सकता है। अभी इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट इलस्ट्रेटेड में बिकॉज ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री इन वन पीरियड बिकम्स द बिगिनिंग इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग पीरियड, अ मिस स्टेटमेंट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट्स बोथ पीरियड्स। आप चूंकि ये एक की एंड है अगले की बिगिनिंग है, तो दोनों पीरियड्स को ये इफेक्ट करेगी वन फॉर्म और दी अदर। फॉर एग्जाम्पल एंडिंग इन्वेंट्री एरर बैलेंस शीट इफेक्ट्स क्या होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ending inventory errors on the balance sheet can be determined by using the basic accounting equation
उसके फैक्ट्स को देखा जा सकता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसको लेते हैं वो। एंडिंग इन्वेंटरी एरर में क्या आ गया, ये ओवर स्टेटेड आ गया, अंडर स्टेटेड आ जाएगी, एसेट्स में ओवर स्टेटेड होगी और लायबिलिटीज में नॉन अफेक्ट है और ओनर्स इक्विटी में ओवर स्टेटेड होगी। अगर एंडिंग इन्वेंटरी अंडर स्टेटेड हो तो एसेट्स पे उसका अफेक्ट जो है अंडर स्टेटेड आएगा, लायबिलिटीज पे कोई नहीं आएगा और ओनर्स इक्विटी में भी अंडर स्टेटेड ही आएगा। ये उसके फैक्ट्स हैं एज पर द इक्वेशन जो उस पर जनरेट होते हैं। इट इज वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट। मार्केट के लिहाज से इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे किया जाता है उसके लिहाज से देखते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर देन द कॉस्ट, द इन्वेंट्री इज रिटन डाउन इट्स मार्केट वैल्यू। यानी अगर मार्केट वैल्यू से कम हो इन्वेंट्री की, इवन देन मार्केट वैल्यू के लिहाज से उसको लिखा जाता है। दिस इज नोन एज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड द मार्केट मेथड, एट इज LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केटिंग मेथड के नाम से। मैं आपकी ज्यादा कंजम्पशन के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर देन द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट से लोअर है, द इन्वेंट्री इज रिटन डाउन टू द इट्स मार्केट वैल्यू के लिहाज से लिखा जाता है। इट इज नोन एज LCM, दिस नोन एज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड द मार्केट मेथड। Market is defined as the replacement cost or net realizable value जो है उससे ये करती है, साथ होती है। Now we'll see another things, that is the conversation and the lower of cost or the market LCM rule। ये है क्या LCM rule जो lower of cost है? If the market value of inventory falls below its historical cost because of the physical deterioration, obsolescence or decline in the price level, a loss has occurred। Obviously obsolete हो गया है, उसके outdated हो गई है, old vintage हो गई है, उस वजह से loss occur होगा। This loss is recognized by writing the inventory down in a market or its current replacement cost, जो भी है current replacement cost के लिहाज से उसको लिखा जाता है। When the replacement cost of inventory falls below its historical cost, the lower of cost or market LCM rule requires that the inventory be written down to the lower value and that is loss to be recorded। उसका lower value लिख ली जाए और loss को record कर लिया जाए। For example, alternative lower of cost and market LCM results, आप इस पे गौर से देखिएगा। लेफ्ट पे हमारे उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, कॉस्ट है, मार्केट और LCM है। टेलीविजन सेट देखिएगा, कौन 60,000, पोर्टेबल्स 45,000, टोटल ये हो गई। इनकी है 1,05,000, मार्केट है इनकी 1,07,000। वीडियो इक्विपमेंट लेट्स से 48,000 है, कास्ट है 45,000, मार्केट वैल्यू है मूवी की 15,000 है, मार्केट की उसकी 14,000 है, टोटल उसकी 63,000 है, मार्केट की है 59,000। टोटल इन्वेंट्री जो बनी 1,68,000 बनी, कास्ट उसकी एक्चुअल मार्केट के लिहाज से वो बनी 1,66,000। सो LCM मेथड के तहत आपने 1,66,000 ही उसको रिकॉर्ड किया फॉर द फ्यूचर अकाउंटिंग पर्पस। द कॉमन प्रैक्टिस इज टू यूज टोटल इन्वेंटरी रादर देन इंडिविजुअल आइटम्स और मेजर कैटेगरीज इन डिटरमिनिंग द LCM इवैल्यूएशन। टोटल इन्वेंट्री को ले लिया बजाय इसके इंडिविजुअल मेथड्स को, टू बी ऑन मोन यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पे आप टोटल को ले लेते हैं। हम बात अभी करेंगे जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। To reduce their levels of inventory, many merchandisers and manufacturers use supply chain management in conjunction with the just-in-time, that is JIT को कहते हैं JIT operating environments. With supply chain management, a company uses the internet to order and track goods that it needs immediately. ट्रैकिंग सिस्टम उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फॉलो किया जाता है। और जस्ट इन टाइम मैंने बात की थी, JIT मेथड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज वन इन विच गुड्स अराइव जस्ट एट द टाइम दे आर नीडेड। इसमें बीच का स्लैक टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, उसी टाइम ये एज मच एज अर्ली पॉसिबल वो चीजें आ जाती हैं आपके पास। वैल्यूइंग इन्वेंट्री बाई एस्टिमेशन, एस्टिमेशन से इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री आर the retail method, which estimates the cost of the ending inventory by using the ratio of cost to retail price. It can be used to estimate the cost without taking time to determine the cost of each item in the inventory. Right, retail method से वो किया जाता है। दूसरा ग्रास प्रॉफिट मेथड से भी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। The gross profit method, the gross margin method भी कहती हैं उसको, which assume that the ratio of gross margin for a business remains relatively stable
फ्रॉम ईयर टू ईयर उसको रेशियो को स्टेबल अज्यूम कर लिया जाता है, ग्रॉस मेथड को उससे भी होती है। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द रिटेल मेथड व्हेन रिकॉर्ड्स ऑफ द रिटेल प्राइसेस ऑफ द बिगिनिंग इन्वेंटरी एंड परचेजेस आर नॉट अवेलेबल। जब रिटेल प्राइसेस चार्जेस ईच आइटम की अवेलेबल ना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को अज्यूम किया जाता है। दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर insurance claims and for interim periods, but it is not acceptable for valuing inventory in the annual financial statement। ये इंश्योरेंस वगैरह के लिए कर लेते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए खैर इसकी इतनी रिलायबिलिटी चैलेंजेबल है। द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के। Gentlemen, with this we end our lecture 18, and now before moving to further I would like to share with you the summary of this lecture। जो कुछ आज हमने कवर किया है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, so that you recapitulate all the lecture and we are conceptually clear how to move further। हम लेक्चर 18 जो आज कवर किया है उसकी समरी आपसे शेयर करेंगे 1 by 1। पहले हमने बात की थी आपसे परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंटरी अकाउंटिंग की बात की थी। परपेचुअल पे मैंने बात की थी, अपडेट्स इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एवरी परचेज, हर परचेज के बाद ये करती है। पीरियोडिक पे मैंने बात की थी, डिलेज अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंटिल द एंड ऑफ पीरियड, और इट मिस स्टेट्स द इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड्स। उसके बाद इन्वेंट्री कास्ट अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, वो उसकी कास्टर्स की हमने बात की थी। उसमें हमने कहा था कास्ट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। बहुत अहम स्लाइड थी ये कि इन्वेंट्री की कास्ट कैसे मेथड की किस तरह सर्टन की जाती है। कोई एक मेथड यूज किया जाता है। वन इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, अदर इज द एवरेज कास्ट मेथड, थर्ड इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज फीफो मेथड, देन इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज द लीफो मेथड। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस and financial effects and the cost of the implementations। We also explained the need for tracking the physical inventory। Physical inventory को ट्रैक करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है, किस तरह चलना है, उस पर बात की हमने। We also record the shrinkage losses and other year-end adjustments of the inventory। एंड पे shrinkage जो डिफरेंट shrinkages आ जाते हैं, कंपनसेशन होती है इन्वेंट्री की, वो उसको कैसे हमने डॉक्यूमेंट करने हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वी आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एरर्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर एरर्स आ जाएं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में तो इनकम स्टेटमेंट के उसके किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, उस पर भी हमने बात की। वी आल्सो एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड एंड बाय रिटेल मेथड, दोनों मेथड्स उसको हमने देखा। और डिफाइंड अ लीफो रिवर्स रिजर्व, लीफो और फीफो की बात हमने डिटेल की थी, और एंड एक्सप्लेन्ड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट द लोअर कास्ट एंड मार्केट, इस पे भी बात हमने की कि इन्वेंट्री की लोअर कास्ट और मार्केट के लिहाज से उसकी क्या वैल्यूएशन होगी और क्या इम्पैक्ट्स होंगे। विद दिस जेंटलमैन वी फिनिश आवर लेक्चर 18। और आपको पता है बिफोर फिनिशिंग माई लेक्चर एज यूजुअल टू रीशोर माई सेल्फ, टू रिफ्रेश माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, आई जनरली लॉन्च अ रिक्वेस्ट ऑफ मैसेज। मैं आपसे शेयर करता हूँ एंड पे भी और शुरू पे भी, सो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, और हम कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियत के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। इट इज सेड दैट अ जनरस हार्ट, काइंड स्पीच एंड अ लिटल ऑफ सर्विस एंड अ कंपनसेशन आर द थिंग्स दैट रिन्यू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए क्या जरूरत है? एक खुला दिल, जनरस हार्ट, काइंड स्पीच, थोड़ी सी आपका एक्सप्रेशन में खुशबू। अल्लाह के नबी से किसी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह मुसलमानों में सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? आपने इरशाद फरमाया जिसका इखलाक अच्छा है, जो द वन हु इज गुड इन मैनर्स, जो कटियस है। एंड लाइफ ऑफ सर्विस एंड कंपनसेशन ऑफ द आर द थिंग्स दैट रिन्यू ह्यूमैनिटी, जो कि आप ह्यूमैनिटी को ज्यादा सर्व कर सकते हैं विद योर काइंडनेस एंड योर थिंग्स। अगली एक चीज दूसरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि डिटर्मिनेशन को, हार्डवर्क को, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने एफर्ट की। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले मजबूत लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ी मोटिवेटिंग प्रोवर्ब थी, मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूं, और अब वो एक आई वांटेड टू गिव यू मल्टीविटामिन के तौर पे आपसे शेयर करना चाहता है। इट इज सेड दैट विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। विनर्स वो नहीं होते जो कभी जिंदगी में फेल नहीं हुए,
फेलियर तो आपको हर दफ़ा एक नई चीज़ सिखाती है, आपको नए लेसन सिखाती है, आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सिखाती है, आपकी प्लानिंग को इम्प्रूव करती है, आपके डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। बल्कि बट दोज हु नेवर क्विट, जो नहीं झुकते, नहीं दबते, जो अपनी कंसिस्टेंटली अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी विल से, अपने सब्र से, अपनी मेहनत से, अपने इरादों की पुख्तगी से काम को जारी रखते हैं। सो इट इज सेड दैट विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल। विनर्स वो नहीं है जो जिंदगी में कभी फेल ना हुए हों, बल्कि दोज हु नेवर क्विट, जो मेहनत के रास्ते को नहीं छोड़ते और जिंदगी को मेहनत की तरह गुजारते हैं और हर आने वाले दिन को अच्छा बनाने की एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला से उसमें बरकत की दुआ भी करते हैं। तो मैं अपना ये लेक्चर इस रिक्वेस्ट के साथ, इस दुआ के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे कायनात मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल कर ले और रब्बे ज़ुल जलाल मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे और रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपने वालिदैन की खिदमत करके अच्छे से अच्छे फ्रूट्स लेने की हिम्मत दे और हमारे दिल उनके अदब के लिए, हमारी निगाहें और दिल उनके अदब के लिए झुका दे और हमें किसी का मोहताज ना करे। मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को सलाम, आपको सलाम। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो और हमेशा हमें राइट पाथ पे रखे और अच्छाई करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह।